बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने डिस्कस करना है फॉल ऑफ यूएसएसआर या कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। पिछले जो 3 लेक्चर्स थे उनमें मैंने रशियन रेवोल्यूशन को बहुत डिटेल में एक एक चीज़ उसकी कवर की है। 3 लेक्चर्स में 2-2.5 घंटे लगे हैं। पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कॉजेज एंड बैकग्राउंड ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, और दूसरी में रशियन रेवोल्यूशन इटसेल्फ उसको डिस्कस किया था, और तीसरे में इम्पैक्ट्स किए थे। तो आज हमने जो यूएसएसआर जो 1922 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, रेवोल्यूशन के बाद, तो हमने उसका फॉल, उसको कोलैप्स कैसे हुआ, वो कैसे रूस जिसको कहते हैं हम यूएसएसआर, वो कैसे टूट गया, उसके आज डिस्कस करने हैं फैक्टर्स। उसके पीछे वजूहात क्या थी, क्या बैकग्राउंड, उसके पीछे रीजन क्या थी। तो ये जो वीडियोस हैं, ये मेरे असल में जो कैमरा है इसकी मेमोरी में एक इशू है छोटा सा। ये 15-15 मिनट के मैं बनाऊंगा, यानी जो यूएसएसआर का फॉल है, यानी इसका एक पार्ट बनेगा, फिर इसके साथ ही मैं फुल वीडियो नहीं बना सकूंगा क्योंकि इसमें मेमोरी का मसला है। तो फिर मैं इसके बाद एक दूसरी वीडियो, यानी यूट्यूब पे मैं अगर ये लेक्चर दूंगा फॉल ऑफ यूएसएसआर, तो एक होगा लेक्चर नंबर 1, फिर उसी के साथ एक लेक्चर नंबर 2 एंड 3, इस तरह ये हम चलाएंगे। तो फॉल ऑफ यूएसएसआर में सबसे पहले तो देखना है कि यूएसएसआर है क्या। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है, यूनियन ऑफ। सबसे पहले हमने इसको डिफाइन करना है, सोवियत क्या है, डिफाइन सोवियत। सोवियत को ऐसे देख लें, सोवियत का मतलब है एक लॉ मेकिंग बॉडी, एज ए हम कह सकते हैं एक पार्लियामेंट्री बॉडी, ठीक है, जिसमें कोई लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको कहते हैं सोवियत। अब सोवियत बनती कैसे है, ठीक है, और इन सोवियत की यूनियन आपस में कैसी हुई, यानी एक सोवियत, ये 15 सोवियट्स हैं, तो इनकी आपस में यूनियन कैसे हुई। तो सोवियत की एग्जांपल इस तरह हम देखते हैं कि देखें आप, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री यानी यूएसएसआर में ऐसे था, एक फैक्ट्री है, उसमें काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, 1500 वर्कर्स हैं, 2000 वर्कर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। वो अब उनकी एक अपनी सोवियत होगी, जितने सारे फैक्ट्री वर्कर्स होंगे उनकी अपनी एक सोवियत होगी। उस सोवियत में से जो फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री है, उसके वर्कर्स हैं, उसमें से उस सोवियत का एक मेंबर आएगा जो उस सोवियत का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसी तरह ये एक फैक्ट्री की मैंने बात की, इसी तरह पूरे मुल्क में, पूरे यूएसएसआर में जितने भी फैक्ट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी सोवियट्स होंगी, और फिर उन सारी सोवियट्स में से एक फिर बंदा ऊपर जाएगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक ही वन पार्टी रूल है, जहां पे कम्युनिज्म आ गया है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई और पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो मेंबर कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। यानी पूरे मुल्क में जितनी भी सोवियट्स होंगी, फैक्ट्री वर्कर्स की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, या कोई भी जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो वर्कर्स अपनी एक यूनियन बनाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे, एक लॉ मेकिंग बॉडी बनाएंगे, और अपना वो एक रिप्रेजेंटेटिव देंगे जो सोवियत जो काउंसिल है उसका वो होगा। और इसी तरह पूरे कंट्रीज में ये जितने भी ये जो सब नेशनल सोवियट्स थी, यूएसएसआर की 15 सब नेशनल ऐसे बनी, सब नेशनल सोवियट्स, यानी 15 कह सकते हैं कंट्रीज बनी, कह सकते हैं सब नेशनल सोवियट्स, यानी 15 एक स्टेट से मिलके यूएसएसआर बना था। और ये सारे अपनी, इनकी एक, सब 15 जितने मुल्क थे, इनकी अपनी एक, जो यूएसएसआर के जो इन्फ्लुएंस में थे, उनकी अपनी एक कॉमन सारी पॉलिसीज थी, जैसा कि फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, उसके बाद जितने भी क्या कहते हैं, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स हैं, यानी वो अपनी डायरेक्शन डायरेक्ट मॉस्को से लेते थे, यानी जो उस वक्त कैपिटल था यूएसएसआर का। तो ये मैंने बताया कि ये सोवियत इस तरह कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, यानी इस तरह 15 सब नेशनल सोवियट्स बनी, 15 बनी, और इनसे एक पूरा यूएसएसआर बन गया, ठीक है, एक लॉ में छोटी छोटी लॉ मेकिंग बॉडीज। ये हर बॉडी जो थी वो अपनी डायरेक्शन, रशिया में ये भी एक सोवियत था, वो मॉस्को से लेते थे डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये एक मेन सोवियत थी, ये सारी बाकी सब नेशनल थी, जो मॉस्को में एक थी जो उनकी मेन सोवियत थी, सेंट्रल सोवियत जिसको कहते हैं, सेंट्रल सोवियत, वहां से सारे डायरेक्शंस जाते थे। तो ये इनकी सारी की यूनियन को, यानी सारी सोवियट्स की यूनियन को, और ये सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट समाजी कंसेप्ट होने वाले, एंड रिपब्लिक थे, ठीक है।
तो इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक्स। थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री। यानी आज हमें डिस्कस करनी है यूएसएसआर टूटा क्यों। क्योंकि ये टूटा है 1991 में, 1991 में यूएसएसआर टूटा है 1991 में। ठीक है, तो पीछे से रीजन स्टार्ट, जब से यूएसएस बना है, यूएसएसआर कब बना है, ये 1917, मैंने ये पहले भी सारा डिस्कस किया है। इसमें 2 रेवोल्यूशन हुई, 2 इनकलाब आए, 2 इनकलाब। ठीक है, 1917 में यूएसएसआर बन गया था। ठीक है, और इसका जो प्रीमियर फर्स्ट लीडर था, जो एज ए समझ लें प्रेसिडेंट था, वो था लेनिन। वही इसका समझ लें फाउंडर था, वही था जो प्रीमियर लीडर था। लेकिन जो ये पार्टी थी, वन पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी थी। इस पार्टी में जो 2 फैक्शंस थे, रेड जो 2 ग्रोह कह सकते हैं, और व्हाइट के दरमियान एक सिविल वार छिड़ गई 1917 से लेके 1922 तक सिविल वार, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहे। तो इस वजह से ये यूएसएसआर जो वैसे कागजों में 1917 में था, लेकिन ऑफिशियली ये 1922 में बना। क्योंकि क्यों बना, ये लेट क्यों हुआ 1917 से 1920, 4 साल सिविल वार, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहे, रेड और व्हाइट जो मेन उनकी फैक्शन थी। मैंने रशियन रेवोल्यूशन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो ये ऑफिशियली 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर बनता है। अब हमने इसकी कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि ये क्यों सर टूटा, वो डिस्कस करनी है। अब पता चल गया है कि ये 15 सब नेशनल सोवियट्स थी, 15 सब नेशनल, यानी कह सकते हैं कि जो रशिया था पहले वाला, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, रशिया तो अब है ना टूटने के बाद, तो ये जो यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, ये 15 सब नेशनल सोवियट्स, ये एक एप्रोप्रिएट नेम है। 15 कंट्रीज नहीं कह सकते, या 15 स्टेट्स कह रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने सुने होंगे ये बाल्टिक कंट्रीज 3 ये हैं। कौन कौन से नोट करेंगे, इस्टोनिया, ESTONIA, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। इनको कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स या बाल्टिक कंट्रीज। इनको क्यों कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज, बिकॉज इनके साथ बाल्टिक सी है एक, इन कंट्रीज के साथ ऐसे ही है। मैप में भी देखें तो आपस में ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो ये बाल्टिक सी है, इसके साथ ये लगते हैं, इस वजह से इनको कहते हैं इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये बड़ा मशहूर ये क्वेश्चन है। अच्छा, 3 ही हो गए। उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसको हम कहते हैं वो तुर्कमेनिस्तान हो गया, काजिकिस्तान हो गया, ये आपको पता है काजिकिस्तान। उसके बाद उज्बेकिस्तान, फिर इसके बाद कहते हैं यूक्रेन, बेलारूस, आर्मीनिया, अजरबैजान। हाँ जी, आर्मीनिया अजरबैजान के भी जंग अभी खत्म हुई है, तो उसमें अजरबैजान भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। ये चीज आपने माइंड में रखनी है, अजरबैजान। तो ये सारे इस तरह के। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये सारे कंट्री जिस तरह ये मोल्डोवा, ये कंट्री है मोल्डोवा। फिर सुन लें, और रशिया बताते खुद ये भी एक सोवियत था उस वक्त। इसी वजह से यूएसएसआर टूटने के बावजूद भी टूट गया है, लेकिन फिर भी जो रशिया है, मॉडर्न डे रशिया, वो भी दुनिया का बड़े मुल्कों में शुमार होता है। क्योंकि इस तरह देखें ना, ये यूएसएसआर इतना है, फर्ज करें पूरा यूएसएसआर, और ये टूट गया, ये यहाँ पे सिर्फ रशिया है, ये बाकी ये एक था और ये 14 थे, ये 14 अलग हो गए हैं। तो ये तो फिर भी काफी ठीक ठाक बड़ा है। ठीक हो, तो इसके मैंने सब नेशनल सोवियट्स बताए, उनके नाम फिर देख लेते हैं एक बार। रशिया है और बाल्टिक कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद बेलारूस, BELARUS, बेलारूस। यूक्रेन हो गया,
मोल्डोवा, जॉर्जिया, एक कंट्री जॉर्जिया, ये भी है इसमें, GORGIA, जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये पहले USSR का हिस्सा होते थे। 1991 में ये जब टूटा ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमने कॉजेज करनी है सर कि क्यों USSR टूटा और क्यों टूटा। आज हमने सिर्फ 2 कॉजेज डिस्कस करनी है क्योंकि अभी टाइम गुजरा है 10 मिनट और 10 मिनट मेरे पास टोटल टाइम है जो कैमरे में फिट है। अच्छा, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन कि क्यों टूटा सर। सबसे पहले हमने देखना है स्पेस रेस। स्पेस रेस यानी खला में जाने की दौड़। दौड़ का जब लफ्ज आता है तो माइंड में आता है मुकाबला, कंपटीशन। यानी USSR को खला में जाने का बहुत शौक था और उसने बिलियंस डॉलर्स लगा दिए, पैसा खूब लगाया कि स्पेस में हमारा नाम बन जाए। और वाकई USSR कामयाब रहा, लेकिन उसका साथ हरीफ कौन था, उसके मुकाबले में कौन था? USA, अमेरिका के साथ उसका कंपटीशन था कि किसी तरह अमेरिका पहले पहुंचता है स्पेस में या मैं पहुंचता हूं USSR, और USSR कामयाब रहा। 4 चीजें हैं स्पेस रेस में। स्पेस में जाने के लिए जनाब अमेरिका और USSR के दरमियान मुकाबला स्टार्ट हो गया। USSR 1922 में बना और 1991 में जो टूट गया, लेकिन 1922 में बना और उसके जो बनने के 20-30 साल उसने बड़े बेहतरीन निकाले। उसकी इकोनॉमी भी कुछ बेहतर रही। उसके बाद इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो गई क्योंकि पैसा जो है स्पेस रेस पे लग रहा है। और भी कुछ चीजें आगे आएंगी जहां पे पैसा लग रहा है, इकोनॉमी आपकी डाउन हो रही है, ठीक है, कुछ फैक्टर्स ऐसे बनेंगे। तो स्पेस रेस में उसने क्या किया? बिलियंस स्पेंट टू compete with USA। स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट छोड़ दिया। ये बात हो रही है 1950 के बाद, 1950 के बाद ये स्पेस रेस स्टार्ट होगी, 1950 के बाद, ठीक है। सबसे पहला सैटेलाइट, दोनों में मुकाबला था USA और USSR में कि सबसे पहला सैटेलाइट खला में कौन भेजेगा, जमीन के ऑर्बिट में सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा कंट्री भेजेगा। तो USSR इसमें सक्सेसफुल रहा। उसका सैटेलाइट सबसे पहले USSR, रशिया ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले सैटेलाइट जनाब वो भेजा, ठीक है। और सैटेलाइट का क्या नाम था? स्पुतनिक। हाँ जी, अभी वैक्सीन जो रशिया जो बना रहा है वैक्सीन, उसने भी उसका नाम स्पुतनिक रखा है। स्पुतनिक, SPUTNIK। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन से किसी को अगर मसला मसाइल हो तो माजरत। स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक पढ़ लें आप, ठीक है, स्पुतनिक। ये सैटेलाइट इसका नाम था। तो ये जनाब USSR ने भेजा, कामयाब हो गया क्योंकि पैसा लगा था, ठीक है, माइंड भी था यार, ऐसे सैटेलाइट नहीं पहुंच जाते, ठीक है। ये दाद देनी पड़ेगी यार। उस वक्त 1950s की बात हो रही है जब इसने पहला सैटेलाइट भेज दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, ये मैंने कहा फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, पहला जानवर भी भेज दिया USSR ने। फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, तो बात सैटेलाइट भी पहुंच गया, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस। वो भी दोनों में मुकाबला था USA और USSR में। किसने भेजा? USSR। ऊपर चला गया। एनिमल कौन सा था आपके माइंड में आना चाहिए? और डॉग था, एक कुत्ता। कुत्ते और भेज दिया। उस डॉग का नाम था लाइका। ये चीजें जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। LIKA एंड SPUTNIK, स्पुतनिक एंड लाइका। स्पुतनिक नाम था सैटेलाइट का, S से सैटेलाइट, एंड लाइका डॉग हो गया, ठीक है। लाइका फर्स्ट एनिमल इन स्पेस भी जनाब USSR ने भेज दिया। ये 1950-1960s चल रहा है, ठीक है। एक फूटने से 20-30 साल पीछे चले जाएं। अब फर्स्ट कॉस्मोनॉट का पता है ना, या अमेरिकन USA की लैंग्वेज में उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट।
वो भी जनाब यूएसएसआर ने भेज दिया, उसमें भी वो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, फर्स्ट जो था कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट वो भी यूएसएसआर ने भेजा ऑन अप्रैल, कब भैया 19 अप्रैल 1961, यानी 12 अप्रैल 1961 में 1961 में फर्स्ट कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट स्पेस में चला गया। ये सब स्पेस रेस के पॉइंट हैं। सैटेलाइट, फर्स्ट एनिमल इन स्पेस, फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस, फर्स्ट कॉस्मोनॉट इन स्पेस 1960 में बताया, 1950s 1960s चल रही है। ये भी दो वाकयात जो हैं सैटेलाइट वाले, एनिमल डॉग वाले, ये भी 50s 56 57 के हैं, 57 के। तो ये 1961 में फर्स्ट कॉस्मोनॉट भी यूएसएसआर ने भेज दिया, पैसा लगा। अच्छा, ये भेज रहा है, ठीक है, सक्सेसफुल तो हो रहा है, लेकिन पैसा इन चीजों पे बहुत लग रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, ऐसा ऐसा पता नहीं चला। वो मैं आगे ग्राफ आएगा अगले लेक्चर में, वो मैं उसको बताऊंगा डिटेल से कि कैसे यूएसएसआर की इकोनॉमी आहिस्ता 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 श्रिंक करी। अच्छा जनाब, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, पहली जनानी जनाब जो स्पेस में चली गई, पहली औरत, ओए हो यार, देख लो फिर। ठीक है सर, वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे जनाब काम कर रहा है, ये तो 1960s की बात है। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, ये भी जनाब पहुंच गई यूएसएसआर की, यानी अमेरिका पीछे ही रहा। वैसे देखें यार, अमेरिका में ना देखें ग्राफ तो बखीली पाई जाती है, या आपने फील किया होगा। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई कंट्री हमारे से ऊपर जाए टेक्नोलॉजी में, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर लें तो इसीलिए तोड़ने में अमेरिका का बहुत हाथ है यूएसएसआर को। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट वुमेन यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें यूएसएसआर कितना ऊपर था। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, जिसका नाम था, जो फर्स्ट कॉस्मोनॉट था उसका नाम था यूरी गैगारिन। ये जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था या फर्स्ट कॉस्मोनॉट उसका नाम था गैगारिन। ये नेम बस थोड़ा सा उसको देख लें। एंड जो फर्स्ट वुमेन थी, जो पहली औरत थी, उसका नाम था स्वेटलेना सेविटस्काया। जो एस्ट्रोनॉट था, कॉस्मोनॉट था, उसका नाम था यूरी गैगारिन। एंड जो फर्स्ट वुमेन थी उसका नाम था SVETLANA, स्वेटलेना। इसका ये भी आगे से इसका जो दूसरा नाम है सेविट्स्काया। ठीक है, सेविट्स SAVITS, यानी यूएसएसआर एस, ये देखने सोवियत से ये मिलता जुलता है, तो आप इसको इस माइंड में रख लें। देख लें सर कि स्पेस रेस में यूएसएसआर कितना आगे था। आगे जाने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए पैसा बहुत लगता है, माइंड भी लगता है, लेकिन पैसे का रोल भी है, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है ना, वो ऐसा ऐसा डाउन होना शुरू हो गई थी। टिल ऑनवर्ड 1991 तक आप देखेंगे कि ग्राफ जो था, इकोनॉमी का ग्राफ ऐसे ऐसे देखेंगे आप, ऐसे ग्रोथ रेट 14% थी उस वक्त जब बना था। तो ये आगे डिस्कस करूंगा मैं। जो सेकंड फैक्टर है जनाब, स्पेस रेस देख लिया आपने। फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, फर्स्ट जो एनिमल था वो था लाइका डॉग, उसके बाद फर्स्ट कॉस्मोनॉट यूरी गैगारिन एंड फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, सब ये यूएसएसआर की। क्यों ये फैक्टर क्यों है जी टूटने का, ये भी सवाल है। फैक्टर इसलिए कि पैसा लग रहा है, इकोनॉमी पैसा बिलियंस डॉलर लगा रहे हैं जनाब, इकोनॉमी जाहिर सी बात डाउन जाएगी। अब आता है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस, अब दौड़ साथ साथ किसकी चल रही थी, न्यूक्लियर वेपन्स की, कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो हमारे पास, एटम बम बनाए, ठीक है, आर्टिलरी हो हमारे पास, या इसको कहते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल, ARSEN, लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। इतना बड़ा यूएसएसआर था तो उन्होंने इस चीज में बहुत पैसा लगाया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और उनके पास थे। ठीक है, न्यूक्लियर आर्सेनल लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, इस चीज पे उन्होंने बिलियंस खर्च कर दिए टू मेंटेन द लार्जेस्ट आर्मी ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की आर्मी का नाम था रेड आर्मी। ये आप इसको नोट कर लें, रेड आर्मी। न्यूक्लियर वेपन्स का जो फैक्ट्रीज थी, उनका जो जहां पे प्रोडक्शन था वो लार्जेस्ट था। उस पर यूएसएसआर ने बहुत पैसा लगाया, पैसा बहुत पानी की तरह लगाया, बिलियन स्पेंट
टू मेंटेन ह्यूज आर्मी, और जो यूएसएसआर की आर्मी उसका नाम है रेड आर्मी, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो स्पेस रेस, आर्म्स रेस, जो इकोनॉमी थी आहिस्ते आहिस्ते श्रिंक हो रही थी। ठीक है, इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी। जब इकोनॉमी श्रिंक होती है तो फिर देखने में मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सर थर्ड फैक्टर है कोल्ड वार। अच्छा, ये एक और चीज है, जो इकोनॉमी जो यूएसएसआर की जो कम हो रही थी, जो मैंने सेकंड आर्म्स रेस जो डिस्कस किया है, इसमें एक है आर्म्स रेस किसके साथ थी, ये भी यूएसए के साथ थी। यूएसए भी एक न्यूक्लियर कंट्री था, और ये भी यूएसएसआर भी कंट्री था एक न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला। तो इनकी मैं इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्यों? अगर यूएसए यहां पे एटम बम फायर करता है यूएसएसआर पे, तो ये बात तो एक फार्मूला है, एक तय है कि यूएसए में वो कंट्री दोनों के पास एटॉमिक बम्स हैं, इसके पास भी और इसके पास भी। तो इसकी कोशिश होगी कि मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है, तो मैं वहां पे हमला करूं जहां पे इसके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इसकी न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाएंगे तो फिर इनके पास बैकअप होना चाहिए। इसलिए बैकअप रखने के लिए, क्योंकि एक माइंड में सोच थी ना, कोई भी कंट्री हमारे सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करेगा। यूएसए करता है न्यूक्लियर वेपन्स फायर यहाँ पे, मिसाइल्स, तो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तबाह हो जाएंगे, तो फिर हमने क्या छोड़ना है। तो इसके लिए हमारे पास बैकअप होना चाहिए, शिप्स पे, प्लेन पे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इस वजह से इस चीज को भी आगे बढ़ाने के लिए यूएसएसआर ने बहुत पैसा लगाया। ठीक है, ये चीज पीछे स्किप हो गई थी, इसलिए मैंने दोबारा इसको किया। अब बताया कोल्ड वार। कोल्ड वार कहते हैं सर्द जंग को। ठीक है, यानी मैं और मेरा एक दोस्त ये आपस में लड़े ऐसे ऐसे, सामने ना लड़े, फिजिकल फाइट ना हो, लेकिन पीछे पीछे से, यानी दो पार्टियों को लड़ा दें, लेकिन मैं हूं बैक पे, पीछे हूं, दो पार्टियों को लड़ा दें। सर्द जंग में ये होता है कि फिजिकल फाइट नहीं होती, आर्मीज जो होती हैं वो फेस नहीं करती, लेकिन दूसरी जो पार्टीज हैं उनको हम लड़ा देते हैं, उनको पैसा देते हैं, इस तरह ये चीजें चलती हैं। तो कोल्ड वार स्टार्ट होगी 1945 से 1991 तक। कोल्ड वार किसके दरमियान? यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि यूएसए ने एटम बम फेंक दिया था और उसने क्लेम कर दिया था जापान पे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, अब मैं सुपर पावर हूं। ठीक, यूएसए ने एटम बम मार दिया था और अब यह हमें ह्यूमैनिटी का दर्ज देते हैं। ठीक है, अब वो ईरान पे पाबंदियां लगाते हैं कि ईरान जनाब एटमी मिसाइल ना बनाए। हालांकि सबसे पहले जो एटॉमिक बम जो इस्तेमाल किए यूएसए ने खुद किए हैं। ठीक है, तो 1945 से इसने भी कहा जी मैं अब सुपर पावर हूं, और इनका भी दिल था जनाब यूएसएसआर का सुपर पावर बनने का। तो ये कोल्ड वार स्टार्ट होगी। तो कोल्ड वार को डिटेल में पढ़ना है, तो लेक्चर आएगा 40-50 मिनट का। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूएसए ने, यानी यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए, ठीक है, काफी मतलब है कोल्ड वार के जरिए कुछ जंगें थी उनको सपोर्ट किया। ठीक है, कुछ कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के खिलाफ थे उनको सपोर्ट किया। तो इस तरह ये चलता है। तो यूएसएसआर ने क्या किया कोल्ड वार में? यूएसएसआर ने जो कम्युनिस्ट, क्योंकि मैंने कहा ना कि यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी, जो जहां पे कॉन्सेप्ट था वो था कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म का कंसेप्ट। वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहां पे, वो जो पार्टी थी उसका नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी था। तो यूएसएसआर के साथ कुछ कम्युनिस्ट कंट्री और भी थे। तो यूएसएसआर का जी चाहता था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती जाए हमारे ओस पड़ोस में, जहां जहां यूएसएसआर के आगे पीछे जो कंट्रीज हैं वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, और उनको सपोर्ट किया। और उसने यूएसएसआर ने पैसा ठीक ठाक लगाया। कौन से कंट्रीज हैं? लाओस, LAOS, लाओस, चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड कोरिया। इनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी यहां पे भी थी, तो इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये खुद कम्युनिज्म यहां से स्टार्ट हुआ था, लेनिन जो उनका बना था। फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो प्रैक्टिकल शेप में आई थी वो यूएसएसआर थी, और यहां पे भी बन गई थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, और इनको यूएसएसआर ने ठीक ठाक सपोर्ट किया, पैसा दिया,
ठीक है, जो टेक्नोलॉजी दी, मटेरियल दिया, हर जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं कि आपने ये इन्फ्लुएंस रखना है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, एंड इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। वो ठीक ठाक उनका पैसा लगा, और इकोनॉमी, ये में सारी चीजें इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, पैसा ठीक ठाक उनका खर्च हुआ, इकोनॉमी डाउन होती गई। और बाद में फिर नॉर्थ कोरिया और वियतनाम, ये कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की लड़ाइयों में भी यूएसएसआर ने सपोर्ट किया और इकोनॉमी डाउन। यानी अब सम अप करते हैं, ये अभी फैक्टर सिर्फ 2 या 3 हुए हैं, अभी अगले लेक्चर में, क्योंकि टाइम 25 मिनट हो गया यहाँ पे, और ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो बाकी फैक्टर्स हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप ये खत्म करके अगली सुन लें। तो उसमें स्पेस रेस थी, सैटेलाइट, एनिमल, उसके बाद फर्स्ट कॉस्मोनॉट एंड फर्स्ट जो था ह्यूमन, स्पेस रेस। फिर इसके बाद आती है आर्म्स रेस, लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड यूएसएसआर के पास था, उसने अपनी जो आर्मी को मेंटेन करने के लिए खूब पैसा लगाया, न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार किया, ये सारी चीजें। स्पेस में भी ठीक ठाक उसका पैसा लगा, ये 1950s 1960s चल रहा है। फिर इसके बाद आता है कोल्ड वार, यानी तीसरा फैक्टर था कोल्ड वार। कोल्ड वार यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान शुरू होगी 1945 से लेकर यूएसएसआर के टूटने तक 1991 में खत्म होती है ये कोल्ड वार। यानी कोल्ड वार में जो यूएसएसआर ने काम किया वो उसने पैसा लगाया, दूसरी कंट्रीज पे पैसा लगाया, चाइना पे, वियतनाम, क्यूबा, लाओस, ठीक है, कोरिया, कि इनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं ये स्टेबल रहे, इनको पैसा लगाया, टेक्नोलॉजी दी, हर चीज दी, इनको मटेरियल सप्लाई किया। तो ये था सारी चीजें, जो आपने ये चीजें नोट कर लें सारी, और मेरे पास नोट्स ये बने हुए हैं, तो मैं ये पीडीएफ में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो आगे इसी लेक्चर को ऑनवर्ड लेके चलेंगे। तो पिछला अगर वो आपने अगला लाजमी देखना है, तो क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं फॉल ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि ऐसे नहीं, कंट्री कोई भी ऐसे टूट नहीं जाता, उसके पीछे मैंने बार बार कहा है कुछ रीजंस होती हैं, कुछ चीजें पढ़नी होती हैं। तो फिर वो आपको यूएसएसआर का समझ आ गया ना, 15 सब नेशनल सोवियट्स हैं, लॉ मेकिंग बॉडीज, एक एज ए पार्लियामेंट, एज ए असेंबली एक्ट करती थी, ठीक है, और वो अपनी डायरेक्शन लेती थी मॉस्को से, जो उस वक्त उसका कैपिटल था यूएसएसआर का। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी, 5 ईयर प्लान था। 1928 में सबसे पहले जो कंट्री 5 ईयर प्लान लेके आया है वो यूएसएसआर था 1928 में, कि हर चीज प्रोडक्शन जो होगी वो प्राइवेट नहीं होगी, वो स्टेट करेगी उसकी प्रोडक्शन, हर चीज जो प्रॉपर्टी है, जितने रिसोर्सेज हैं, सब स्टेट के हैं। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, ये सारी। तो ये कंट्रीज थे 15, उनको आप थोड़ा थोड़ा रोज रिवाइज कर लिया करें, कौन कौन से कंट्रीज हैं, बेलारूस है, यूक्रेन है, आर्मीनिया है, अजरबैजान है। इनको पता होना चाहिए कि ये कंट्रीज जो हम आजकल सुनते हैं ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, तो इस तरह इनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं ये इसका सेकंड पार्ट या शायद इसका थर्ड पार्ट भी आ जाए 20-20 मिनट का। तो ये इसलिए चीजें बताता हूँ सारी के डिटेल में ना सही समझ आती है सारी चीजें। बंदा 10 मिनट में बोल के चला जाए फिर फायदा नहीं है, जब तक एक चीज का आइडिया ना हो। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट में होगी।